बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं के बच्चों के मूल्यांकन के लिए असाइनमेंट के क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। सभी बच्चों को ये असाइनमेंट बना के 10 अक्टूबर तक जमा करने हैं। 12वीं कक्षा के लिए गणित के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पर यूट्यूब में अपलोड कर दे रहा हूँ। नोट्स पूरे बने हुए हैं, आपको अपने असाइनमेंट में खाली उन नोट्स को आपको लिखना है। नोट्स के साथ साथ मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए और जो नोट्स हैं उससे आप अपना असाइनमेंट तैयार कर लीजिए। इसको आपको बहुत मदद मिलेगी। आप स्वयं इसका फ़ायदा उठाइए और अगर कोई बच्चे आपके संपर्क में हैं तो उनको भी इसके बारे में बताइए ताकि ये असाइनमेंट वो समय से पूरा कर सकें और ना केवल असाइनमेंट लिख के जमा करें बल्कि वीडियो में मैंने एक एक प्रश्न की जो व्याख्या की है उसको ध्यान से सुने, समझें और वैसे ही दूसरे सवाल भी प्रैक्टिस कर लें। मैं समझता हूँ कि ये जो असाइनमेंट के माध्यम से जो आप लोगों का मूल्यांकन हो रहा है, जो नंबर आपको दिया जाएगा आने वाले समय में 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट में, ये जो नंबर हैं इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि परीक्षा में इन असाइनमेंट्स में दिए गए प्रश्न बोर्ड के प्रश्न पत्रों में शामिल भी किए जा सकते हैं। इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिए। केवल नोट्स को असाइनमेंट में उतार के कागज़ में लिख के जमा कर देने मात्र से ही आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता। आप जो मैंने समझाया है, जो एक्सप्लेन किया है, एकदम सरल हिंदी में मैं उसको समझाया हूँ और जो नोट्स मेरा है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है। दोनों ही भाषा के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, दोनों के लिए पूरा पूरा नोट्स है। और जो प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन है वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करूँगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए असाइनमेंट के काम को पूरा करने के दृष्टि से ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी वीडियो है। तो चलिए आज मैथमेटिक्स का 12th क्लास का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा आखिरी तक देखिए। असाइनमेंट को जो वीडियो है उसको पॉज कर करके आप असाइनमेंट का काम भी पूरा कर लीजिए और जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से समझिए और वैसे दूसरे क्वेश्चन भी आप बना के उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये जो पहला क्वेश्चन है शैक्षणिक सत्र 2020-21 के माह सितंबर का जो आपका असाइनमेंट है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो असाइनमेंट दिया गया है आप लोगों को बनाने के लिए, उसका जो पहला क्वेश्चन है 12th क्लास के मैथमेटिक्स का वो है राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन विथ एन एग्जाम्पल। मतलब आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन बताना है और एग्जाम्पल से उसको समझाना भी है। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ रहा हूँ। देखिए, स्वतुल्य संबंध एवं सममित संबंध की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध और सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में हम बोलते हैं सममित संबंध। तो स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध की हमको परिभाषा लिखनी है और उदाहरण से उसको समझाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि संबंध क्या है। संबंध यानी रिलेशन क्या है। मैं रिलेशन पहले आपको समझाता हूँ। थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। चलिए रिलेशन समझते हैं क्या चीज़ है। रिलेशन पहले समझना होगा, संबंध समझना होगा। जब संबंध समझ जाएंगे तो फिर स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध की बात करेंगे। ठीक है, तो संबंध समझते हैं क्या है। चलिए, संबंध क्या चीज़ है देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई सेट ए है, ये एक सेट है। मान लीजिए ये सेट है आपका, मान लीजिए 3 4, इसके 2 एलिमेंट हैं 3 और 4। ये एक सेट है, इसके 2 एलिमेंट हैं 3 और 4। ठीक है, और एक दूसरा सेट है मान लीजिए एंड बी एक सेट है आपका, बी इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं आप 2 4 5 9 16, कुछ भी मान लेते हैं। 2 4 5 9 16 ये आप मान लेते हैं दूसरा सेट है। ये एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालें, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी।
ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है आपका, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जो अवयव होंगे, जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, देखिए ये 3 के साथ ये 2, 4, 5, 9, 16 ये सब का क्या कर दो आप, ऑर्डर पेयर बनाओ। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है जब भी आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए का एलिमेंट पहले आएगा, बी का एलिमेंट बाद में आएगा। तो 3 के साथ अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाता हूँ तो क्या क्या बनेगा, देखिए ये पहला ऑर्डर पेयर आपका होगा 3 के साथ, ये 2 का बनाया मैंने। दूसरा आपका देखिए 3 के साथ आपका क्या होगा, देखिए 4। अगला देखिए 3 के साथ बनेगा आपका 5, फिर 3 के साथ क्या बनेगा आपका 9, ठीक है। और क्या बनेगा 3 के साथ, 3 के साथ आपका 16। अब देखिए 4 के साथ बनाते हैं, 4 के साथ फिर से क्या बनेगा आपका 2, तो ये हो गया आपका 4, ये 2, ठीक है। इसके बाद आपका 4 के साथ 4, 4, 4, फिर देखिए आगे 4, 5, 4, 5, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होगा 4 के साथ 9, 4, 9, और क्या बच गया आपका 4, 16, 4, 16। ये इसके एलिमेंट हैं, किसके, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एक सेट है, बी एक सेट है। इन ए और बी सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके एलिमेंट ये होते हैं, देखिए आपके, ये आपका कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया जोड़ा। क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया जोड़ा से मेरा तात्पर्य है कि पहले देखिए हर एलिमेंट में पहले ए का अवयव है, ए का एलिमेंट देखिए ये 3 है, ए का सारे में देखिए मैंने 3 से बनाया है, और 3 के साथ मैंने 2, 4, 5, 9, 16 लेके मैंने क्या किया है, एक एक पेयर बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 4 को लिया और 4 को लेके मैंने और भी दूसरे एलिमेंट 2, 4, 5, 9, 16 के साथ और एलिमेंट बना दिए। तो ये सारे कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाते हैं ये, ऑर्डर्ड पेयर। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं सबको मैंने बना दिया, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या बन गया, एक सेट बन गया। इस सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या चीज़ है, अब रिलेशन को समझते हैं। चलिए मैं अगर मान लीजिए लिखता हूँ r इज इक्वल टू मैं मान लीजिए लिख देता हूँ 3, 9 लिख देता हूँ, और लिख देता हूँ 4, 16। ये R भी एक सेट है। R एक सेट है जिसमें 2 ऑर्डर पेयर है। देखिए 3, 9, यहाँ पर देखिए ये 3, 9 है, ये 3, 9 है, और दूसरा है 4, 16, यहाँ पे देखिए 4, 16 है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी, उसके कुछ एलिमेंट्स को लेके मैंने एक सेट और बनाया है, ठीक है, वो है आपका R। तो ये R जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा। सब सेट को हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। तो हम लिखते हैं R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R क्या है बोलिए, ए क्रॉस बी का सबसेट है। मतलब R के जो भी एलिमेंट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, A क्रॉस B से लिए गए हैं। ये जो R है इसके जो एलिमेंट हैं इनमें कुछ रिलेशन होगा। देखिए ये 3 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, वैसे ये 4 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं ये कुछ रिलेशन से आपस में परिभाषित हैं, आपस में बंधे हुए हैं। समझ में आ रहा है बात ना। तो देखिए फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो ये R है ये किसका सबसेट है, A क्रॉस B का सबसेट है। A क्रॉस B क्या है, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इस R को हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन बोलते हैं। ये याद रखने की बात है कि इस रिलेशन, जो रिलेशन भी एक सेट है, ये जो रिलेशन सेट है उसके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा, जैसे 3 और 4 यहाँ पर सेट ए से है, और दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेट बी से होगा, जैसे 9 और 16 यहाँ पर सेट बी से हैं।
और ये जो ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट आपस में किसी रिलेशन को मेंटेन करेंगे। जैसे ये 3 और 9 और 4 और 16 के बीच एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो आप 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। तो इस प्रकार ये आर जो है इसको हम रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार बताता हूं, आर क्या है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ए क्रॉस बी क्या है? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और आर जो सबसेट है उसमें ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट यहां पर हो सकते हैं या सभी एलिमेंट भी हो सकते हैं। कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, सभी एलिमेंट हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके जो क्रम है वो आप बदल नहीं सकते। मतलब पहला जो एलिमेंट है वो ए सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी सेट से होगा, और इन एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन मेंटेन होगा। ठीक है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। एक आध और उदाहरण लेके मैं आपको समझा दूं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए a इज इक्वल टू 1357 है, मान लीजिए 1357, ये मान लीजिए a है। ठीक है, एक और ले लेता हूं मैं b इज इक्वल टू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 68 है। क्या है? 68। ओके, तो r जो है मान लीजिए एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम इज लेस देन से दिखाते हैं। मान लीजिए इज लेस देन, ये इसका डेफिनेशन है। किसका? रिलेशन का डेफिनेशन है। मान लीजिए लेट आर विद द रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए और बी के जो एलिमेंट हैं इनमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो एक रिलेशन को मेंटेन करेंगे, है ना। वो रिलेशन होगा इज लेस देन, ये रिलेशन होगा। तो अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी या लिखूं मैं आर सीधे, तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? देखिए मैं 1 और यहां लिख देता हूं मैं 6। तो देखिए ये एक ऑर्डर पेयर बना जिसमें पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट क्या है? बी का है, और इसके बीच में रिलेशन क्या है? 1 इज लेस देन 6। ये आपका एक रिलेशन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं आगे देखिए 1 8 भी लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो यहां भी वो रिलेशन मेंटेन होगा क्योंकि 1 जो है 8 से छोटा है। और आगे चलता हूं मैं, ये 3 के साथ भी बना सकता हूं 3 6, ये 3 6, ये भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि 3 ए का एलिमेंट है, 6 बी का एलिमेंट है, और 3 इज लेस देन 6 है। तो ऐसे आप बहुत सारे और ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। जैसे 3 के साथ आप 8 लिख दीजिए तो भी ये सही डिफाइन होगा, और आप 5 के साथ 6 लिख दीजिए 5 6, और आप 5 के साथ 8 भी लिख सकते हैं 5 8। ठीक है, वैसे आप 7 के साथ, हाँ 7 के साथ आप 6 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो रिलेशन मेंटेन करने वाली बात है वो है इज लेस देन। जो 7 के साथ 6 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का तो एलिमेंट होगा, लेकिन आर का एलिमेंट नहीं होगा। ये जरूरी नहीं कि आर में ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट हो, ये जरूरी नहीं है। आर में ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट हो सकते हैं क्योंकि आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है? वो सबसेट है। तो मैं इसको यहीं पर भी रोक सकता हूं, या आगे एक बात और लिख सकता हूं। आगे मैं 7 8 लिख सकता हूं क्योंकि 7 जो है वो लेस देन 8 है। तो देखिए ये बन गया आर आपका। तो आर क्या हो गया? एक ये रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन है। इसके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर जो बना है वो कैसे बना है? पहला जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर का वो सेट ए से लिया गया है, और दूसरा जो एलिमेंट है कहां से लिया गया है? सेट बी से लिया गया है। और इन एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन मेंटेन है। वो रिलेशन यहां डिफाइन है इज लेस देन। ये आपका रिलेशन है। क्या है? इज लेस देन। तो ये है आपका आर। इस आर को हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिलेशन। समझ में आ गया बात? एक्चुअली ये आपके आज के सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि आपको क्या समझना था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझना है, सिमेट्रिक रिलेशन समझना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या समझना चाहिए? रिलेशन समझना चाहिए। तो रिलेशन अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन कर देता हूं, देख लीजिए आप रिलेशन क्या है। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 3 4, एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं 2 4 5 9 16।
तो ए और बी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो बनता है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले हम ए सेट का एलिमेंट लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग बी सेट का एक एलिमेंट लेते हैं। तो जैसे मैंने 3 के साथ 2, 4, 5, 9, 16 सभी को लिया और ये ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, तो यहां तक बन गया। देखिए फिर 4 के साथ मैंने 2, 4, 5, 9, 16 को लिया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए। इन सारे ऑर्डर्ड पेयर से बना हुआ जो सेट है ए क्रॉस बी, ये है आपका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां तक समझ आ गया बात। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया ए क्रॉस बी, इसके कुछ एलिमेंट जो आपस में कुछ निश्चित रिलेशन को मेंटेन करते हैं, उनको लेकर हम एक और सेट बनाते हैं। चलिए उसको मैं दिखाता हूं आर से, एस से भी दिखा सकता हूं, किसी दूसरे लेटर से भी दिखा सकता हूं। यहां मैं अपनी सुविधा के लिए आर से दिखा रहा हूं। तो ये आर इक्वल टू मैंने ये एक सेट बना दिया 3, 9 और 4, 16 ऑर्डर पेयर को लेके। तो ये आर जो होगा ये ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। इसको हिंदी में उप समुच्चय बोलते हैं। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ये आर के जो एलिमेंट हैं जो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखे हुए हैं, इस ऑर्डर पेयर के अंदर के जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स में भी आपस में कुछ रिलेशन मेंटेन होगा। तो ये जो आर है इसको हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन। एक और उदाहरण से मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पर ये ए जो है 1, 3, 5, 7, बी 6, 8 लिया आपने। एक रिलेशन मैंने यहाँ डिफाइन किया है, इज लेस देन। इज लेस देन, अगर ये आपका रिलेशन है तो आर में हम इतने सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। देखिए ये पूरे मिलकर क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। और ये सारे एलिमेंट किसके होंगे, आर के एलिमेंट होंगे। इस आर को मैं बोलता हूं क्या, रिलेशन। इसमें देखिए ऑर्डर पेयर के सारे एलिमेंट जो हैं वो इस रिलेशन को मेंटेन करते हैं, इज लेस देन को मेंटेन कर रहे हैं। और दूसरा बात इंपॉर्टेंट यह है कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से लिया गया है और दूसरा एलिमेंट जो है सेट बी से लिया गया है। तो रिलेशन समझ में आ गया, क्लियर है रिलेशन किसको बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका बोर्ड ने जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोर्ड ने जो पूछा, क्या पूछा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जरा ध्यान से समझिए। अभी मैंने आपको बताया था 2 सेट के बारे में। मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट मान लीजिए क्या है, बी है। अब ये इस ए सेट के मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं 2, 4, और बी सेट के मान लीजिए एलिमेंट हैं 3, 9, 12, कुछ भी एलिमेंट है। ठीक है, जब हम इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जैसे 2 के साथ हम 3 का ऑर्डर पेयर बना दिए, 2 के साथ 9 का बना दिए, 2 के साथ फिर 12 का बना दिए। वैसे ही हम 4 के साथ 3 का बना दिए, फिर 4 के साथ 9 का बना दिए, फिर 4 के साथ 12 का बना दिए। तो आपका ए क्रॉस बी जो मिलता है वो क्या मिलता है आपका, ये देखिए 2, 3 है ना, 2, 9, फिर आपका 2, 12, फिर क्या बना देखिए 4 के साथ 3, फिर 4 के साथ 9, फिर 4 के साथ 12। ठीक है, ये कहलाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी में से आर डिफाइन होता है। कोई भी 2-3 एलिमेंट आप ले सकते हैं, उनको लेके हम क्या बनाते हैं, आर। सपोज ये आपका यहाँ पर 2, 3 है और ये मान लीजिए 4, 12 है, ये आर होता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन। ये एक रैंडम एग्जांपल मैंने बताया है। 2, 3 और 4, 12 के बीच में जो भी रिलेशन मेंटेन होगा वो अलग बात है, लेकिन जो रिलेशन होता है वो इसी प्रकार बनता है। 2 सेट होते हैं ए और बी, उसमें से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट आर जो होता है वो कहलाता है आपका रिलेशन। लेकिन यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बोल रहा है, a relation R on a non-empty set is called reflexive relation if A ordered pair A belongs to R for every A belongs to A। इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 सेट नहीं है, केवल एक ही सेट है। देखिए पहला सेट मान लीजिए A है, दूसरा सेट भी A है, यही एक सेट है। देखिए 2 सेट नहीं है, A ही सेट है ना। मान लीजिए इसका 2, 4, 7, इसका मान लीजिए 2, 4, 7 ये इसके एलिमेंट है। तो जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा आर, वो आर में क्या क्या एलिमेंट होंगे देखिए मैं समझाता हूँ। ये 2 जो है, 2 के साथ 2, 2, 2, 4, 2, 7 बन सकता है ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन आपको सबको नहीं लेना है, केवल किसको लेना है, 2, 2 को लेना है। किसको लेना है, 2, 2।
और 4 के साथ भी 4 2 4 4 4 7 बन सकता है, आपको लेना है केवल 4 4, ठीक है। 7 के साथ भी 7 2 7 4 7 7 बन सकता है, लेकिन आपको लेना है केवल 7 7, ठीक है। तो ये जो R है, ये जो R है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गया बात ना? अ रिलेशन R ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ A देख लीजिए, A मतलब 2 के साथ 2, 4 के साथ 4, 7 के साथ 7, A बिलोंग्स टू R। ये किस पे बिलोंग कर रहा है? R में बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, प्रत्येक देखिए 2 4 7 मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये 2 का 2 से एक ऑर्डर पेयर है, 4 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर है, 7 का 7 के साथ ऑर्डर पेयर है। मतलब फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, मतलब A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहां पर ऑर्डर पेयर किस में है? R में है। तब इस R को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध, किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R, ये समुच्चय आपका क्या है? A है, और ये R एक रिलेशन है जिसको हम परिभाषित कर रहे हैं। इसको हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, मतलब प्रत्येक ये जो एलिमेंट है, जो A का एलिमेंट है के लिए A बिलोंग्स टू R करता हो। मतलब 2 4 7 में से प्रत्येक एलिमेंट के लिए 2 2 4 4 7 7 किस में बिलोंग कर रहा है? R में बिलोंग कर रहा है। तब हम इस R को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। समझ में आ गया बात? क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे यहाँ पर मैंने नोट्स बनाने के लिए एग्जाम्पल भी लिख दिया है, देखिए ये पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको असाइनमेंट बनाते समय बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा और आगे इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा और बात समझाया गया है। ये यहाँ पर देखिए R में और क्या क्या बन सकते हैं। देखिए R में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। R इज इक्वल टू, ये जरूरी तो नहीं है कि 2 2 4 4 7 7 ही आए। देखिए 2 के साथ क्या आ सकता है आपका? 2 2 आ सकता है ना, 2 4 आ सकता है, ठीक है, 2 7 आ सकता है, 2 7 आ सकता है ना। और क्या आ सकता है? देखिए 4 2 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, ठीक है ना। अब इसको मैं मान लीजिए क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ये आपको देखना है क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन? इस देखिए 2 के लिए तो 2 2 आ गया, ठीक है। 4 के लिए 4 4 आया क्या? नहीं आया। 7 के लिए 7 7 आया क्या? नहीं आया। तो क्या ये R जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ये परिभाषा है कि प्रत्येक अवयव जो A में है उसके लिए आपके पास यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 2 के लिए 2 के लिए ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है। ना तो 4 के लिए 4 4 है, ना तो 7 के लिए 7 7 है। तो ये R एक रिलेशन तो है, रिलेशन तो है ये, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है बात? और वहीं पर अगर मान लीजिए मैं R इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, देखिए R इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 2 2, ठीक है, 2 4 2 7, ठीक है, फिर लिख देता हूँ मैं 4 4, है ना, 4 2, ठीक है, और 4 7, और लिख देता हूँ मैं 7 2 7 7, ये मैं लिख दिया। अब बताइए ये जो R है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दर्शाता है कि नहीं? देखिए यहाँ पर ये 2 2 एक ऑर्डर पेयर है, ये देखिए 4 4 भी ऑर्डर पेयर है, 7 7 भी ऑर्डर पेयर है, ठीक है, और ये सारे दूसरे ऑर्डर पेयर हैं। तो दूसरे ऑर्डर पेयर और हो सकते हैं, लेकिन समान जो ऑर्डर पेयर हैं 2 2 4 4 7 7 ये होना जरूरी है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा? ये ज़रूर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यद्यपि यहाँ पर 2 2 4 4 7 7 के अलावा और भी ऑर्डर पेयर बने हुए हैं। ये 2 4 2 7 ले लिया है मैंने, 2 4 2 7 है ना। वैसे ही देखिए 4 2 4 7 है, 4 के साथ 2 का, 4 के साथ 7 का है। दूसरे भी ऑर्डर पेयर हैं, लेकिन 2 के साथ 2, 4 के साथ 4, 7 के साथ 7 ऑर्डर पेयर चूंकि इसमें हैं R में, इसलिए इस R को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। मुझे लगता है इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है।
तो एक ही बात ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन केवल तभी बोलेंगे हम जब ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है बिल्कुल अपने समान एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा हो और वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो है वो आर में बिलोंग करते हों, तब उस आर को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात ना? और ये मैंने पूरा नोट्स यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। इसको आप बिल्कुल ज्यों का त्यों भी अगर लिख देंगे तो आपका पूरा असाइनमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताता हूँ आपको। अ रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब देख लीजिए ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये देखिए जो ऑर्डर पेयर बना हुआ है ना, ये ए जो है ये पहले सेट से रिलेटेड है और बी जो है दूसरे सेट से रिलेटेड है, और जबकि यहाँ देखिए बी दूसरे सेट से रिलेटेड है और ए पहले सेट से रिलेटेड है। मतलब सेट आपस में क्या हो गए हैं? इंटरचेंज हो गए हैं। सेट आपस में इंटरचेंज हो गए हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति अगर आती है तब उस रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो ऑर्डर पेयर बी ए भी आर में बिलोंग करेगा, तब हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। देखिए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग टू आर के लिए प्रत्येक बी ए भी आर में बिलोंग करेगा। मतलब अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर का अवयव है, आर का एलिमेंट है, तो बी ए भी आर का एलिमेंट अवश्य ही होगा, तब हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए यहाँ पर a relation R on a non-empty set A is not symmetric if there exists a B belongs to A such that AB belongs to R but BA does not belongs to R। फिर उसी बात को यहाँ पर रिपीट किया है कि एक रिलेशन R को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते, सममित संबंध नहीं बोल सकते अगर A में के अवयव ए बी जो हैं ए के अवयव हैं और इनसे मिलकर बना हुआ ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो आर का अवयव है, लेकिन बी ए जो है वो आर का अवयव नहीं है। मैं फिर से बता दूं आपको, यहाँ समझा के देखिए। सपोज करिए कि ए एक सेट है, इसके दो एलिमेंट हैं ए बी, ठीक है, और आर एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं ए बी बी ए, ये दोनों इसके एलिमेंट हैं, तब तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना? लेकिन ये अगर मान लीजिए ए बी है, आर इज इक्वल टू मान लीजिए ए बी है और बी ए यहां से नजारत है, तब ये सिमेट्रिक रिलेशन कभी भी नहीं हो सकता। मतलब अगर ए बी आर का एलिमेंट है तो बी ए को अवश्य ही आर का एलिमेंट होना चाहिए, तब इस आर को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अदरवाइज इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। बस इतनी बात है। चलिए फिर से एक उदाहरण से इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक सेट ए है और फिर से उसी सेट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही सेट ए यहाँ पर है और इसके एलिमेंट हैं 1 4 5। ठीक है, अब इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो देख लीजिए। ये 1 के साथ 1, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 1, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर। ठीक है, फिर चलिए 1 के साथ 4, इसके लिए लिखता हूँ 1 4, फिर 1 के साथ 4 हो गया। अब 4 के साथ लेता हूँ, चलिए 4 के साथ 4 ले लेता हूँ मैं, 4 4, चलिए 4 4, ठीक है। इसके बाद लेता हूँ 5 के साथ 5 5 5 5 5, ठीक है। ये एक रिलेशन आर है। अब बताइए ये जो आर है ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? आप बताइए। ये सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा। 1 1 को तो छोड़ दीजिए, 1 1 में तो आप राइट लेफ्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए 1 4 है, 4 4 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको भी आप राइट लेफ्ट कर दो तो 4 4 ही रहेगा। 5 5 को भी राइट लेफ्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक एलिमेंट इसका देखिए 1 4 है। 1 4 के लिए
इस आर के अंदर 4 1 भी होना चाहिए। इस 1 4 के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर 4 1 भी होना चाहिए आर के अंदर, तब हम इस आर को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। अदरवाइज इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोल सकते। इसलिए ये जो आर है, ये आर जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। मतलब ये मान लीजिए ए बी एक ऑर्डर पेयर है जो आर का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि बी ए भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए को भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, तभी इस आर को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। मतलब इफ आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन देन ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए को अवश्य ही आर का एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम आर को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं, सममित संबंध बोल सकते हैं। अदरवाइज इसको सममित संबंध नहीं बोला जा सकता। ये यहाँ पर एग्जाम्पल भी पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, नोट्स लिखा हुआ है आपके असाइनमेंट के लिए। पूरा का पूरा आप इसको लिख दीजिए, जो कहते हैं उतार दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। तो देखिए पहला क्वेश्चन था आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन विद एन एग्जाम्पल। उदाहरण के साथ आपको स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध समझाना है। यहाँ पर देखिए आपका ये लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, और वैसे ही यहाँ पर आपके ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही आपका देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन का भी डेफिनेशन लिखा हुआ है और सिमेट्रिक रिलेशन का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये आपका पूरा नोट्स हो गया। और जहाँ तक समझने की बात है तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए रिलेशन किसको बोलते हैं। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए रिलेशन क्या है। मान लीजिए ए एक सेट है, बी एक दूसरा सेट है। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक निश्चित क्रम में लिखे गए जो जोड़े हैं, जो पेयर हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। निश्चित क्रम मतलब अगर पहले हमने सेट ए का एलिमेंट 3 लिया है तो दूसरे क्रम में हम क्या लेंगे, सेट बी का एलिमेंट 2 लेंगे। अब देखिए इस पूरे एलिमेंट में जितने भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं सभी में जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। तो हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कुछ एलिमेंट्स उठा के एक नया सेट बनाते हैं। तो मैंने ये 2 एलिमेंट उठा के एक नया सेट बनाया, इसको मैंने लिखा आर। ये जो आर है ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। सबसेट क्योंकि इसी में से मैंने 2 एलिमेंट उठा के आर बनाया है, इसलिए आर इसका एक क्या होगा, सबसेट होगा। तो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो आर है इस आर को हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन। इस आर में जो एलिमेंट हमने लिए हैं ये अपने को ध्यान रखना है कि इन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो जो एलिमेंट हैं वो भी आपस में किसी निश्चित रिलेशन में बंधे होते हैं, किसी डेफिनेट रिलेशन को वो फॉलो करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे किसी न किसी रिलेशन में ये बंधे होते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन। एक और उदाहरण से आपको समझाया था मैं, ए 1 3 5 7 है, बी 6 8 है, और आपका एक रिलेशन यहाँ पर मैंने डिफाइन किया इज लेस देन। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 6 1 8 3 6 3 8 5 6 5 8 7 8। तो इसमें 2 विशेषताएं हैं। पहला तो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो A से है और दूसरा एलिमेंट जो है वो B से है, और इन एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इज लेस देन। मतलब देखिए 1 इज लेस देन 6, 1 इज लेस देन 8, 3 इज लेस देन 6, 3 इज लेस देन 8, 5 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 8, 7 इज लेस देन 8। ओके, तो कहने का मतलब ये है, ये जो बना इसको हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन आर जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, और ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार होता है कि ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दोनों सेट के एलिमेंट होते हैं। ओके, तो ये आपका है आर। ये आपको लिखना नहीं है, ये जो मैंने पूरा बताया ये आपके नोट्स का हिस्सा नहीं है, ये मैंने केवल रिलेशन आपको समझाया है। आपका क्वेश्चन तो शुरू होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको 2 सेट नहीं लेना है, केवल एक ही सेट लेना है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको लिखा था। ये ए एक सेट है और ये वही सेट ए है। इसके 3 एलिमेंट हैं 2 4 7, तो इसके भी वही एलिमेंट होंगे निश्चित रूप से।
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इस ए के प्रत्येक एलिमेंट 2, 4, 7 के लिए ये ऑर्डर्ड पेयर यहां पर होंगे आर में, 2 के साथ 2, 4 के साथ 4, 7 के साथ 7, तब हम इस आर को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। इन 2, 2, 4, 4, 7, 7 के अलावा दूसरे भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं इसमें, ज़रूरी नहीं कि केवल ये 3 ही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर हो, 3 के अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, 2 के साथ 4, 2 के साथ 7, इस 4 के साथ 2, इस 4 के साथ 7, इस 7 के साथ 2, इस 7 के साथ 4, ये सारे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 3 का होना ज़रूरी है। इन 3 में से अगर कोई एक भी गायब है तब इस आर को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। वैसे दूसरा आपका क्या था? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था? देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन हम किसको बोलते हैं? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए को भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, तब हम उस आर को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। बस बहुत ही छोटी सी बात है, आराम से आप लोग समझ सकते हैं इसको। ये आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए ए एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट हैं 1, 4, 5, ये 1, 4, 5, ये 1, 4, 5, तो ये आर जो है ये आपका क्या होगा? देखिए 1 के साथ 1 है यहाँ पर और 1 के साथ 4 है, तो 4 के साथ 1 भी होना चाहिए, तो ये आर आपका क्या है? ये आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 1, 4 के लिए 4 के लिए 4 1 इस सेट में उपस्थित नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए आप। तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए जो शर्त है, वो जो कंडीशन है वो क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए को भी आर का एलिमेंट होना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आपके नोट्स का हिस्सा नहीं होगा। आपका नोट्स ये लेफ्ट साइड में पूरा बना हुआ है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले को उतार लें और हिंदी वाले हिंदी वाले को उतार लें। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। आने वाले एपिसोड में जितने भी प्रश्न ये शैक्षणिक सत्र 2020-21 के माह सितंबर के असाइनमेंट के लिए डाले गए हैं, उन सारे प्रश्नों के मैं ऐसी नोट्स बनाऊंगा। नोट्स आप यहाँ से उतार लीजिए, लेकिन केवल उतारने से आपका काम नहीं बनेगा, उसको आप अच्छे से समझ भी लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में और ही इस असाइनमेंट से रिलेटेड अगले क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।